किया गोड़धोइया नाला प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण, गुणवत्ता से समझौता किए बगैर काम करने के निर्देश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर भड़की उठी बसपा सुप्रीमो मायावती, सपाइयों से बसपाइयों को बताया खतरा। यूपी जोड़ो यात्रा के समापन को लेकर अजय राय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यूपी जोड़ो यात्रा का जबरदस्त समर्थन मिला। लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं को साधने में जुटी रालोद, अग्निवीर भर्ती को लेकर जयंत चौधरी का बड़ा ऐलान। गुजरात अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचा ध्वज दंड, भगवान रामलला के भव्य मंदिर के शिखर पर स्थापित होगा ध्वज। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोड़धोइया नाला प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नाले पर शेष रह गए चिन्हित अतिक्रमण को हटाने और निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने के निर्देश दिए। वहीं स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे सीएम ने गोड़धोइया नाला प्रोजेक्ट के ड्राइंग और वीडियो प्रेजेंटेशन का अवलोकन किया। मौके पर मौजूद अधिकारियों से प्रोजेक्ट के महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने प्रोजेक्ट के तहत निर्माणाधीन एसटीपी का भी निरीक्षण कर अब तक हुई प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और काम में भी तेजी लाई जाए। निरीक्षण के दौरान सीएम के साथ सांसद रवि किशन, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह मौजूद रहे। रामगढ़ ताल जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख टूरिज्म का स्पॉट बन चुका है, यहाँ पर जल के प्राकृतिक स्रोत को पुनर्जीवित करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण नाला इसके साथ जुड़ता है वह है गोड़धोवा नाला। एक प्रकार से यह दब चुका था, मृत प्राय सा हो गया था। इसके पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है। ये अमृत 2 योजना के अंतर्गत इसको हम लोगों ने लिया है। इसमें नाले के माध्यम से उसके इंटरसेप्शन का है, डाइवर्जन का है और ट्रीटमेंट का है। इस प्लान को इसमें लिया गया है। इस गोड़धोवा नाले के पुनरुद्धार कार्य रामगढ़ ताल को कहीं भी कोई प्रदूषित जल उसमें न जाने पाए, इस दृष्टि से जो उसके सुंदरीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम के तहत यहाँ पे गोड़धोवा नाले के पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ वर्तमान में कार्य प्रारंभ हो चुका है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सपाइयों से बसपाइयों को खतरा है। सपा सरकार ने मेरे ऑफिस के सामने पुल बनवाया है, जिससे पार्टी असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बीएसपी दफ्तर कहीं और शिफ्ट करे। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, जिससे उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अखिलेश गठबंधन के जिस दल से बात करते हैं उससे कहते हैं कि बीएसपी से दूर रहना होगा। लखनऊ कांग्रेस मुख्यालय पर यूपी जोड़ो यात्रा के समापन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अजय राय ने कहा कि यूपी जोड़ो यात्रा सहारनपुर से शुरू हुई और लखनऊ में समाप्त हुई। इस दौरान यूपी जोड़ो यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिला। पूर्वांचल का होने के बाद भी पश्चिम क्षेत्र में मुझे और मेरी यात्रा को प्यार मिला। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में गए थे। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हुआ है। किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा। पश्चिम क्षेत्र में गन्ना किसानों की कई समस्याएं हैं। लोगों का बहुत ही सहयोग, बहुत ही प्यार मिला इस यात्रा में। और जो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं, मन में तो जरा भय था, वो भी शेयर करना चाहूंगा कि हम सब लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं। पश्चिम से मेरा आना जाना था, पर इतना मैंने नहीं सोचा था कि इतना जबरदस्त हुजूम और समर्थन मिलेगा। और वो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, आम जनता ने सहारनपुर से लेकर जो पूरा मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पूरा मतलब पूरा पश्चिम से लेकर मध्य यूपी तक भारी जन सहयोग और जन समर्थन मिला। और सबसे बड़ी मैं बात ये बताऊंगा कि जो रहने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, लोगों के द्वारा भोजन खाने की व्यवस्था और मतलब जो भी हो सका, सब लोगों ने, अपने कार्यकर्ताओं ने, अपने साथियों ने मिलजुल कर हम लोग का साथ दिया, सहयोग किया है। कहीं पर भी हम लोगों ने पार्टी की तरफ से कोई पैसे, धन कहीं पर भी हमारे कोई भी खर्च नहीं हुए। जो संसाधन हम बस लेके चल रहे थे, जो गाड़ियां लेके चल रहे थे, उसमें ही डीजल पेट्रोल हम लोगों ने भरवाया। लोगों का बहुत ही सहयोग।
यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी पारा बढ़ गया है। इसी क्रम में मेरठ में आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी का शंखनाद हो गया है। जयंत चौधरी ने कहा कि हम सत्ता में आए तो अग्निवीर को समाप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प शुरुआत से है, रोजगार नहीं तो शादी नहीं। जयंत चौधरी ने कहा कि अभी देश का युवा दरी बिछाकर आगे बैठने तक की लिए ही सीमित है। युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए। वहीं बीएसपी से गठबंधन के सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा कि बसपा का खुद का रुख नहीं। साथ ही अयोध्या पर जयंत चौधरी बोले कि हमने पहली बार देखा है कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्ड छपे हैं और मंदिर जाने के लिए न्योता दिया जाता है। देखिए, मैं बताऊं, पहले तो युवा संसद कार्यक्रम एक यूनिक प्रोग्राम हमने किया। युवाओं को राजनीतिक मंचों से मौका नहीं मिलता है। वो दरी बिछाने तक और भीड़ जुटाने तक सीमित रहते हैं। मंच पे उनको कई बार चढ़ने भी नहीं दिया जाता। तो बड़ी खुशी हुई मुझे कि लोकदल के एक प्रयास हुआ, विभिन्न दल के युवा नेता यहाँ आए हैं। बिहार से, महाराष्ट्र से चल के इंडिया घटक दल के नेता मौजूद हैं और हमने 4 प्रण लिए हैं। उसमें स्वतंत्रता, समता, समरसता और न्याय की बात 4 प्रस्ताव हमारे आगे रखे गए हैं और सर्वसम्मति से पारित हुए। अच्छा, आपने बात कही कि शादी नहीं, 25 साल तक नौकरी नहीं, क्या कहना है इस मामले पर? देखिए, सरकार की बड़ा फेलियर रहा है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा मोदी जी ने किया था। अब 70-71 हजार को जो है चिट्ठी बांटते फिरते हैं, बड़ा मेला करते हैं, सरकारी पैसे से आयोजन होते हैं और जताया जाता है नौजवानों को। देखो, बड़ा काम हो गया। तो हम 2 करोड़ नौकरी का हिसाब लेने के लिए नौजवानों को प्रेरित करना चाहते हैं। अब नौकरी नहीं लगेगी तो लोग जानते हैं, पहले लोग जब शादी करते थे लोग देखते थे उसकी संपत्ति कितनी है, उसकी खेती कितनी है। अब लोग देखते हैं कि बच्चे की नौकरी लगी कि नहीं लगी। तो जब नौकरी नहीं लगेगी तो शादियां नहीं होंगी। तो व्यंग में वो बात कही गई। अहमदाबाद में तैयार हुआ ध्वज दंड आज रामनगरी अयोध्या पहुंचा, जहां भगवान रामलला के नव्य मंदिर के शिखर पर यह ध्वज दंड लगाया जाएगा। बता दें कि रामलला के मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा है और मंदिर के शिखर पर 44 फीट का ध्वज दंड लगाया जाएगा, यानी कि जमीन से 220 फीट की ऊंचाई पर धर्म ध्वज लहराएगा। वहीं 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ध्वज दंड में धर्म ध्वज लगाएंगे। आपको बता दें कि LNT द्वारा बनवाया गया ये धर्म ध्वज लगभग 7 महीने में बनकर तैयार हुआ है और 5 जनवरी को गुजरात के मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद से हरी झंडी दिखाई थी। वहीं गुजरात की कंपनी अंबिका इंजीनियर वर्क्स ने इस ध्वज दंड को तैयार किया है। ये गुजरात अहमदाबाद से आया है, श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क में बनाया है। और ये मेन राम जी मंदिर का ध्वज जो है, शिखर ध्वज, वो 44 फीट लंबा है और 5.5 टन वजन है और दूसरे 6 है वो 20-20 फीट के हैं। तो गोता अहमदाबाद में बनाया है, गुजरात में। आने में 3 दिन लगा है, आज 4था दिन है। अमेठी में आज स्वामी विवेकानंद अमेठी सेवा फाउंडेशन द्वारा जनपद के कई ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड के मौसम को देखते हुए वस्त्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान फाउंडेशन के प्रमुख ने बताया कि जिस प्रकार से ठंड पड़ रही है, ऐसे में ठंड को देखते हुए गरीब और असहाय लोगों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद अमेठी सेवा फाउंडेशन हमेशा से ही गरीब और असहाय व्यक्तियों की मदद के लिए आगे रहता है, क्योंकि हम असहाय लोगों को हर वो सुख देना चाहते हैं जिससे वो अछूते न रहें। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बढ़ती हुई ठंड में जो है स्वामी विवेकानंद सेवा फाउंडेशन ने गांव में जाकर एक देखा कि गांव के लोग जो है ठंड से जो है उनको कपड़े के अभाव से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो स्वामी विवेकानंद सेवा फाउंडेशन ने एक अभियान चलाया कि वो अपर क्लास जो कपड़े दे सकते हैं, पुराने वस्त्र दे सकते हैं, उनके माध्यम से जो है कपड़े को जो है अक्टूबर से ही लेना शुरू कर देता है। अक्टूबर से लेकर उसकी धुला के उसकी पैकिंग करा के जो है जनवरी के पहले सप्ताह से ही वितरण कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है, जो कि आज स्वामी विवेकानंद जी द्वारा जो है बड़े पैमाने पर उस वितरण कार्यक्रम। अयोध्या में योगी सरकार के निर्देश पर संस्कृति विभाग की ओर से 8 जनवरी से 24 मार्च तक राम कथा का आयोजन होगा। इसी क्रम में 8 जनवरी से 14 जनवरी तक पहली कथा चिन्मयानंद बापू की होगी। राम कथा पार्क के कांग भूसंडी मंच पर कथा का आयोजन होगा, जहां सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रामायण पर आधारित प्रवचन होगा, जबकि दूसरे दिन शिव चरित्र, तीसरे दिन शिव विवाह, चौथे दिन राम जन्म, 5वें दिन पर बाल लीला और 6ठे दिन धनुष भंग और 7वें और आखिरी दिन श्री राम विवाह उत्सव का आयोजन होगा। वहीं 14 जनवरी के बाद 15 जनवरी से मथुरा के महंत देवकी नंदन ठाकुर के मुखार बिंदु से राम कथा पर प्रवचन होंगे।
देवरिया सलेमपुर विधानसभा के अंतर्गत अभय कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल महामंत्री के विश्वास और कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए उन्हें मंडल अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान तमाम क्षेत्र के लोगों ने अभय कुमार सिंह को बधाई दी और कहा कि वो सामाजिक और अच्छे व्यक्ति हैं। वहीं मंडल अध्यक्ष बनने पर उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही अभय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी की तरफ से उन्हें जो दायित्व दिया गया है उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे और पार्टी की गरिमा को बनाए रखेंगे। इसके पहले मैं 2015 में पहली बार महामंत्री बना, फिर दूसरी बार पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, दूसरी बार फिर मैं 2019 में फिर पुनः महामंत्री बना और आज 2024 की इस शुभ घड़ी में अंग्रेजी नया वर्ष के उपलक्ष्य में मैं फिर से मंडल अध्यक्ष के रूप में लाल रोड मंडल अध्यक्ष के रूप में नवनिर्वाचित हुआ हूं। इसके लिए अपने पार्टी नेतृत्व को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। इसके पहले मेरा पूरा ग्राम सभा आज काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इनके मंडल अध्यक्ष बनने पर पूरे ग्राम सभा के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इन्होंने ग्राम सभा का नाम रोशन किया है और काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा है मेरा ग्राम सभा। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी क्रम में महंगवा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के करीब 2 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची, जिस पर भड़के स्थानीय लोगों ने रोड जाम कर हंगामा किया। इस पर स्थानीय निवासियों का कहना है कि बीकेटी और महंगवा थाने में पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही, जिससे 2 घंटे तक रोड पर शव पड़ा रहा। हंगामे के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जाँच शुरू की। रायबरेली में विद्युत विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया। इसी क्रम में प्लॉटिंग के बड़े कारोबार के संचालन के लिए ठेकेदारों ने विद्युत उपखंड में तैनात जेई प्रवीण पांडे से साठगांठ कर ली। बिक्री में बाधा बनने वाली 11 केवी के लाइन को पलक झपकते ही शिफ्ट करवा दिया। इतना ही नहीं, बिना किसी एस्टीमेट के जेई ने 5 विद्युत के पोल भी ठेकेदारों की सुविधा के लिए वहां लगवाए। वहीं हैरानी की बात तो यह है कि जेई प्रवीण पांडे के भ्रष्टाचारी कारनामों की खबर विद्युत विभाग के किसी भी अधिकारियों को नहीं है। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट के पास ओवरब्रिज पर एक फाइनेंस कंपनी के वाहन सीजर वीर बहादुर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके से फरार हो गए लोग। दिन दहाड़े गोलीकांड की इस घटना को लेकर हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहन सीजर को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जाँच शुरू कर दी। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये जिनको जो मृतक हैं ये फाइनेंस का काम करते हैं और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के लिए अखंड मोटर्स से के नाम से इनका जो है फाइनेंस फर्म है जो लोन वेवर करते हैं उन गाड़ियों को इनके द्वारा रोक करके महिंद्रा फाइनेंस को सूचित किया जाता है। आज ये जो गाड़ी है ये UP 70 नंबर की गाड़ी है, जिसके बारे में इनके पास सूचना थी कि ये गाड़ी जो है फाइनेंस की गाड़ी है। इसको रोका गया। रोकने पर इनके बीच में आपस में झगड़ा हुआ है, जिसमें फायर हुआ है और मृतक को सिर में गोली लगी है, जिसकी मृत्यु हो गई है। अभी 4 टीमें बनाई गई हैं जो प्रयास कर रही हैं कि तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जा सके और बाकी कार्रवाई हम सुनिश्चित कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।